हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का 7th लेक्चर है। जो भी बच्चे पिछले लेक्चर 1 से 6 तक नहीं देखे हैं वो जाकर पहले उसे आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ऐसे आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस, तो वहाँ एक प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप इजिली हमारा लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और देखिए, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का MCQ सीरीज चल रहा है और साथ ही हम प्रीवियस क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आने का चांसेस जिनका ज्यादा रहता है वो भी कराते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये आप जानती हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा कि जो भी वीडियो डाला जाएगा उनका नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहुंच जाएगा। और देखिए, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से एक और भी फायदा है, वहाँ पे MCQ क्वेश्चन हम डालते हैं, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे आपके जो बेसिक है वो भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलते आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया। हिंदी में भी पढ़ देते हैं। लिखा है कि भारत में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। ये आपका मंत्रिपरिषद है, इनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। देखिए, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, ये सबसे बड़ा बॉडी होता है, इसमें मेंबर सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें मेंबर 80 मेंबर तक होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें 80 मिनिस्टर होते हैं, समझ गए। और इसी के से छोटा क्या होता है, इससे छोटा होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में 50 से 30 मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और इससे भी छोटा कौन सा होता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 15 से 20, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कितने हमारे मंत्रिपरिषद होते, कितने मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर होते हैं, तो आपके 80 होते हैं। ये सबसे बड़ा बॉडी होता है। उसके बाद से कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके बाद से किचन कैबिनेट होता है। तो इसमें कितने कितने आपके मेंबर आते हैं, कितने कितने मंत्री आते हैं, हम ये बता दिए। और ये पूछा जाता है कि मान लीजिए किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 74 एंड 75 में आता है, ठीक है। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन प्रिसाइड करता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपको पहले ही हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बस देखिए, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये नॉमिनल होते हैं, बस नाम के लिए हैं, ये नॉमिनल होते हैं, ये बस नाम के लिए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये सारे काम करते हैं। गवर्नमेंट के अगर हेड पूछा जाए कौन है, ठीक है, गवर्नमेंट के हेड, तो गवर्नमेंट के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सारा काम करते हैं, समझ गए। आपको ये पिछले लेक्चर में बताएं, जो भी बच्चे नहीं देखे आप वहां देख लीजिए, वहां और अच्छे से एक्सप्लेन किए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये देखिए मध्य प्रदेश में आया हुआ है। यानी हम सारा प्रीवियस क्वेश्चन ही कराते हैं, वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और उससे जुड़ी हम, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है, इससे जुड़ी जितने भी फैक्ट बनेंगे आपके एग्जाम में आने के चांसेज है, वो सारे हम बता देते हैं। आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि टू गेट अ पावर। मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी में ही अगर कोई खड़ा होता है, तो उनका ये मोटिव नहीं ना है। अगर वो बोलेंगे, खड़ा हो गए मान लीजिए इलेक्शन में, और वो बोलेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे पावर दीजिए, अरे आप पावर कोई थोड़े मांग सकता है। अगर आप मान लीजिए जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो जाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, कि आप एक बार मुझे अपना योगदान दीजिए, सामर्थ्य योगदान देंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे। ये सब बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे बातें करते हैं, मीठे मीठे बातें करते हैं, ये करते हैं। हाँ, यहाँ लिखा देखिए, टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब हुआ ना आलोचना करना। मान लीजिए कोई पार्टी खड़ा होता है तो दूसरे पार्टी का तो आलोचना करता ही है, पर वो आलोचना करने के लिए मान लीजिए खाली आलोचना करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। कुछ तो गवर्नमेंट को बताएंगे ना, कुछ तो ऐसा चीजें देंगे, अपना मतलब बात बताएंगे कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे, स्टूडेंट लोग के ये सारी स्कीम लाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है, ये सब बोलेंगे ना। टू सपोर्ट नहीं, वो क्या करते हैं,
फॉर्मुलेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जैसे जो पब्लिक डिमांड करते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए पब्लिक बोले क्या कि आप पानी फ्री कर दीजिएगा। जैसे दिल्ली में क्या है, केजरीवाल किए हैं पानी फ्री कर दिए हैं, ठीक है। बिजली बिल जिसका 200 यूनिट से नीचे आता है उनको बिजली बिल नहीं देना होता है। तो यही क्या डिमांड करते हैं हमारे पब्लिक, डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ये हमारे बातों को सुनकर अपना एजेंडा बनाते हैं। जैसे देखिए अभी क्या समाजवाद पार्टी कह रहे हैं, ठीक है, ये यूपी के इलेक्शन में, कि हम जितने भी यूपी वासी वाले हैं उनको बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे, ठीक है, इतना बिजली हम आपको फ्री देंगे। तो ये हो गया क्या, उनका एक एजेंडा हो गया, उस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को क्या करते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यहाँ लिखा है हु, ओके यहाँ लिखा रहेगा हु सेड लिखा रहेगा, ठीक है जी। तो हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल्स। कौन कहा था कि, देखिए कौन कहा था, लोकतंत्र सरकार है जनता की, जनता द्वारा और लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए। ये हमने कल भी बताया था, इसका लोकतंत्र का परिभाषा दिया था, तो ये वाला परिभाषा आपको बताया था, ठीक है। पर ये नहीं बताया था कि इस परिभाषा को किसने बोला है। तो देखिए इस परिभाषा को कौन बोला है, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, समझ गए। देखिए ये हमने टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे, तो मैंने कल ही अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन डाला था डेमोक्रेसी वाला। देखिए वहां पे भी हम कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, बहुत फायदा रहेगा आपके लिए है। देखिए अब थोड़ा अब्राहम लिंकन के बारे में जान जाते हैं। अब्राहम लिंकन हमारे यूएसए के कौन से राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे, समझ गए। ये राष्ट्रपति कब बने थे, 1861 से लेकर 65 तक रहे थे, समझ गए। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि अब्राहम लिंकन किस पॉलिटिकल पार्टी से आते थे, ये रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, देखिए आप लोगों को हम हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग रिप्लाई उसका कमेंट में नहीं देते हैं। आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एटलीस्ट आप उन्हें घर पे पढ़ लीजिएगा, उनको सर्च करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि हम जो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं और आपको होमवर्क देते हैं, तो इससे आपका भी लेवल बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो आप होमवर्क में बताएंगे कि अभी हमारे यूएसए के कौन प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनका नाम क्या है, ओके। और सेकंड थिंग्स कि वो कौन से राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए अब्राहम लिंकन 16वें नंबर के थे, तो ये जो प्रेसिडेंट है अभी यूएसए में प्रेजेंट में, वो कौन से नंबर के हैं, ठीक है, मतलब इनका कौन सा पोजीशन है, समझ गए। मतलब जैसे मान लीजिए ये 16वें नंबर के आपका प्रेसिडेंट थे, इसके पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, वो कितने नंबर के थे। तो इसके बाद जो आए हुए अभी प्रेसिडेंट हमारे हैं यूएसए के, वो उनका कौन सा पोजीशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। देखिए हमारा वोटिंग एज था 21 साल से 18 साल, कब घटाया गया, कब रिड्यूस किया गया, ठीक है। ये देखिए आपके मध्य प्रदेश में आया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको शायद आपको बताया था कि हमको वोटिंग देने का अधिकार 26 जनवरी 1950 से मिल गया, ठीक है। और जो बच्चे वोट देते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये आपको बताया है, ठीक है, एडल्ट सफरेज, ठीक है। तो ये इस एज को कब 21 साल से 18 साल किया गया, तो ये कौन सी अमेंडमेंट में किया गया था, ये भी बता दे रहा हूं, 61st अमेंडमेंट में किया गया था, 61st अमेंडमेंट में किया गया था 1988 में, समझ गए। और ये कब इंप्लीमेंट हो गया, तो आपका 1990 में हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 1988 दिया होता तो आप 1988 पे क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिया है 1990, तो यही सही है, 1990 में ये फॉर्म में आ गया था, समझ गए। तो ये इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 65 क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इन मेंशन इन विच शेड्यूल्स। देखिए आपको एक बार नहीं कितना बार मैं बता चुका हूं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन
आपको 7 शेड्यूल में किया गया है। आपको बताया था ना, जैसे इसमें 3 आते हैं लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। आपको तीनों लिस्ट के बारे में बताया था। और ये किस शेड्यूल में आते हैं? तो 7 शेड्यूल में। ऑप्शन दिया है, हाँ 7 शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, अभी शेड्यूल कितने हैं हमारे? 12 शेड्यूल है। ठीक है, और लैंग्वेज किस शेड्यूल में आते हैं? लैंग्वेज का आपका 8 शेड्यूल में। कितने अभी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज। ये सारा चीज करा दिया बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द राइट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन in the age group to 16 to 14 years has been provided in which articles? देखिए, मतलब जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री एजुकेशन, यानी उनको स्कूल में कपड़ा का पैसा मिलेगा, बुक वगैरह मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप मिलेंगे। यानी जब तक वो 14 साल के नहीं होते हैं उनको सारा फ्री चीजें मिलेगा। जैसे आप देखे होंगे ना, स्कूल में मिड डे मील मिलता है, हर स्कूल में मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील मिलता है। ठीक है, तो ये कब तक? 6 से 14 साल तक आप जब तक हैं, जब तक आपको ये सारा प्रोवाइडेड फैसिलिटी मिलेगा, उसके बाद से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया? तो ये आर्टिकल 21A में मेंशन है। ठीक है, अब पूछा जाएगा, मान लीजिए कि 21A किस फंडामेंटल राइट में आता है? तो राइट टू फ्रीडम में आता है। राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 तक आपके आर्टिकल आते हैं। समझ गए? इससे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट के पार्ट है, फंडामेंटल राइट के ये पार्ट है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट अंडर ब्रिटिश रूल फर्स्ट प्रिस्क्राइब अ फेडरेशन फ्रॉम इंडिया? ओके, sorry, what act under British rule first prescribe a फेडरेशन फॉर इंडिया? यानी फेडरेशन वर्ड को यहाँ हिंदी में पढ़ देते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत किस अधिनियम ने पहले भारत के लिए एक फेडरेशन निर्धारित किया? ब्रिटिश अधिनियम की हम बात करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश अधिनियम जो आया था, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किस अधिनियम में? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी आया था, 1935 में भी आया था। तो किस आपके अधिनियम में फेडरेशन वर्ड को यूज किया गया था? तो हमारे 1935 है, उस अधिनियम में फेडरेशन वर्ड का बात किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा फर्स्ट ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला सही हो जाएगा। ओके, ये नहीं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इसमें फेडरेशन वर्ड को यूज किया गया था। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हमारा शेड्यूल्स है ना, आर्टिकल्स शेड्यूल्स 7th में आपके तीन लिस्ट के बात किया गया। शेड्यूल आपका स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट का बात किया गया। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उसमें 3 लिस्ट का बात किया गया था। कौन कौन से उस समय भी था? उस समय भी था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? रेजिड्यूरी लिस्ट। ठीक है, तो उस समय भी बात किया गया था। और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में के तहत आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनको एस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस वाज एक्सर्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा हिंदी में पढ़ देते हैं। सबसे गहरा प्रभाव भारत के संविधान पर लगाया गया था। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एक्सर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के किस चीज पर लगाया गया था? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, इसके तहत हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें लिया गया है। समझ गए? अगर मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज जब करते हैं, इनकी आलोचना हम जब करते हैं,
तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इनका क्रिटिसाइज करते हैं तो समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। सबसे ज्यादा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रूवन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट? कौन सा पार्ट में फंडामेंटल राइट को डील करते हैं? देखिए फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कौन से फंडामेंटल राइट को नेग्लेक्ट कर हटा दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 44th अमेंडमेंट के द्वारा। और इसको 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। और कौन से पार्ट में? तो पार्ट 12 में। देखिए ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। तो हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं? थोड़ा मैं इधर बता दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट 6 है। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, और 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। समझ गए? देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट को किस पार्ट में है? तो हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3rd में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। देखिए पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में यूनियन, जैसे मान लीजिए लिस्ट होता है ना, यूनियन इट्स टेरिटरी, मतलब जितने भी आपके स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी है, जितना भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है आपके, ये सारे पार्ट 1 में आ जाते हैं। और पार्ट 2 में क्या आते हैं? पार्ट 2 में आपके सिटीजनशिप आ जाते हैं, भारत के नागरिक। ठीक है, और पार्ट 3rd में क्या आ जाते हैं? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4th में क्या आ जाते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और पार्ट 4th A में क्या आते हैं? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये हो गया आपके इससे जुड़ी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल के द्वारा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं? ठीक है, अमेंड मतलब संशोधन करते हैं। तो आर्टिकल 368 के द्वारा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? अमेंड करते हैं। ऑप्शन दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। किस तरीके? देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश में आया है, AP में 3 तरीके से। पहला तरीका है सिंपल मेजोरिटी, सेकंड तरीका है स्पेशल मेजोरिटी, एंड थर्ड तरीका है बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हो गया 3 तरीका आपका। और देखिए मान लेते हैं कि ये 3 तरीका है, तो कैसे किसी मतलब अगर अमेंड करना होता है, बिल को पास करना, तो कैसे पास करते हैं? तो देखिए लोकसभा में टोटल सीट कितने होते हैं? 545 ना, और राज्यसभा में 245। तो इनके 50% सीट, यानी आधा सीट मतलब जितने भी आधा सीट बनते हैं, इसमें से अगर मान लीजिए 50% जो लोग हैं अगर बोलेंगे कि ये बिल को आप लोकसभा से राज्यसभा में पास कर देंगे, तो ये 50% का आ जाएगा। और पास कैसे किया जाएगा? 2/3 वोट से। समझ गए? वैसे ही 245 है, तो ये भी राज्यसभा में 50% वोटिंग होगा, तभी राज्यसभा से पास होगा। जब राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो लास्ट में किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपना सिग्नेचर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो क्या चीज बन जाता है? एक्ट बन जाता है। जब कोई भी लॉ प्रोसेस में रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। आपको पहले बताया ना,
और जो वो नियम बन जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्ट, जब हमारे राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो। समझ गए, इससे जुड़ी एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बच्चे आंसर आपको मिला यहाँ पे है, आप यहाँ मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाते हैं आप उसको करिएगा, और मल्टीपल टाइम रिवीजन। आपको अच्छे मार्क्स अगर लाना है तो एक ही की है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आपको टॉपर बनना है, रैंकर बनना है, तो आप क्या करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। समझ गए? चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।